क्लास 12 जीव विज्ञान वंशागति एवं भिन्नताएं। बहुगुण वंशागति। अभी आप जो है एक संकर, द्विसंकर, अब यहाँ देख रहे हैं बहुसंकर। यानी अब तक एक संकर द्विसंकर के बारे में पढ़े, अब ये बहुगुण वंशागति या बहुसंकर क्रॉस इसको बोलते हैं। अब इसके अंतर्गत मेंडल ने कैसे कैसे प्रयोग किए और उस प्रयोग से भी उन्होंने ये सिद्ध किया कि स्वतंत्र अभिवन का नियम इसमें भी फॉलो करता है। तो इसमें जो है बहुगुण प्रयोगों द्वारा जंतुओं एवं पौधों में 2 से अधिक जोड़ी विप्यार्सी लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। यानी उसमें 2 जोड़ी का किया जाता था, एक संकर में 1 जोड़ी का किया जाता था, लेकिन बहुसंकर में 2 से अधिक जोड़ी, यानी 2 से अधिक हो गया तो बहुवचन हो गया। तो बहुवचन के हिसाब से है जो निम्न प्रकार के होते हैं। अब इसमें पहला क्या है? त्रिगुण संकरण। त्रिगुण, इससे ही लग रहा है कि इसमें 3 जो गुण है, लक्षण है, उसके बारे में उसमें अध्ययन किया जाता है। तो त्रिगुण, इसमें 3 जोड़ी विप्यार्सी लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। 3 जोड़ी। इससे ये 27 संबंध 9 9 9 3 3 3 1, यानी 27 संबंध 9 संबंध 9 संबंध 9 संबंध 3 संबंध 3 संबंध 3 संबंध 1 के अनुपात में 8 प्रकार के F2 संतति बनती है। यानी जब 3 जोड़ी इन्होंने विप्यार्सी लक्षण का उन्होंने जब संकर कराए, क्रॉस कराए, तो उसमें कितने के अनुपात में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 प्रकार के F2 पीढ़ी यानी F2 संतति, यानी दूसरी पीढ़ी में इसके जो है संतानें बनती हैं। दूसरी पीढ़ी में, पहली पीढ़ी के बारे में तो आपको विधिवत उसको बता दिए हैं। तो यानी इसमें पहला जो कितना होगा 27 होगा, बाकी 9 9 9 फिर 3 3 3 और 1 के अनुपात में 8 प्रकार की दूसरी पीढ़ी संतति बनती है। यानी दूसरी पीढ़ी में इतने प्रकार के जो है बनते हैं। अब चतुर्गुण संकरण। चतुर्गुण संकरण, इसमें 4 जोड़ी विप्यार्सी लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। 4 जोड़ी विप्यार्सी लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। यानी जो 4 जोड़ी अलग अलग उसके लक्षण होंगे, अलग अलग भिन्न भिन्न लक्षण होंगे, उनका जो है एक दूसरे से क्रॉस करा करके, संकर करा करके किया जाता है। उसी तरह से पंचगुण संकरण, यानी इसमें क्या कर रहा है 5 जोड़ी विप्यार्सी लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। इसमें कितना होगा 5 जोड़ी का। अब इसमें 3 जोड़ी था, इसमें 4 जोड़ी था, इसमें 5 जोड़ी था, यानी इन्हीं को मिला करके इसको जो है बहुगुण वंशागति या बहुसंकर क्रॉस कहते हैं। अब देखते हैं त्रिगुण संकर क्रॉस मूल रूप से। तो लिख रहा है इसमें कि इसमें 3 जोड़ी आनुवंशिक लक्षणों की वंशागति हेतु संकरण प्रयोग किए जाते हैं या मेंडल ने किए थे। उनमें से शुद्ध नस्ली पौधे, शुद्ध नस्ली का मतलब जिनकी नस्ल जो है शुद्ध हो, शुद्ध नस्ली पौधों को छोटा, जिनमें तना लंबा, बीज पत्र पीले और गोल, देख लें 4 इसमें भी हो गया ना, तना लंबा, बीज पत्र पीले, बीज पत्र पीले गोल थे। इनकी जीनी संरचना, ये 3 जो जोड़ी हैं, इनकी जीनी संरचना DD GG WW थी। मटर के दूसरे पौधे में, यानी जो दूसरा पौधा था, मटर के दूसरे पौधे में इन तीनों लक्षणों के प्रभावी कारक थे। इन तीनों
दूसरे पौधे में इन तीनों लक्षणों के प्रभावी कारक थे। इनकी जीनी संरचना स्मॉल डी, स्मॉल जी और स्मॉल डब्ल्यू थी। इनमें संकरण द्वारा जब इनके दोनों के बीच यानी इनके और इनके बीच जो संकरण कराए गए, इनके और इनके, जिसे पीछे आपने पढ़ा वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, तो इनको देख करके संकरण द्वारा बने सभी F1 संतति पौधे में केवल प्रभावी लक्षण यानी पहली पीढ़ी के संतति पौधों में केवल प्रभावी जो लक्षण था लंबापन, पीले बीजपत्र और गोल विकसित हुए थे। जैसे कि उसमें भी आपने द्विसंकर वाले में भी देखा था, तो उसमें जो है ये गोल लंबापन, पीले बीजपत्र तथा गोल बीज विकसित हुए। F2 संकर पौधे से 8 प्रकार के, यानी अब जब दूसरी पीढ़ी में गया तो 8 प्रकार के नर व मादा युग्मक विकसित होते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि जब पहली पीढ़ी में था तो लंबापन, पीले बीजपत्र और गोल बीज वाले केवल विकसित हुए, लेकिन जब दूसरी पीढ़ी में गया यानी सेकेंड स्टेप में जब गया तो उस स्थिति में संकर पौधों से 8 प्रकार के नर व मादा युग्मक विकसित होते हैं और उनके सम्मिलन से, सम्मिलन मतलब दोनों के मिलने के बाद, सम्मिलन दोनों के मिलने के बाद दूसरी पीढ़ी में 64 प्रकार के पौधे बनते हैं। 64 प्रकार के पौधे बनते हैं, लेकिन इनमें जो 8 प्रकार के पौधे हैं वो यही अनुपात में जो यहाँ आप देख रहे हैं उसी अनुपात में 8 प्रकार के पौधे बनते हैं। यहाँ भी मैं बताया इसी में जो त्रिगुण वाले हैं तो वही चीज यहाँ है, यही जो है 8 प्रकार के पौधे बनते हैं और इनके परिणाम से यह सिद्ध हो जाता है, ये पुष्टि करता है मेंडल के नियम का कि स्वतंत्र अपविहवन का नियम की यह प्रयोग जो है पुष्टि करता है। जैसे कि स्वतंत्र अपविहवन का नियम दूसरे वाले में आपने द्विसंकर में देखा था, उसी तरह से स्वतंत्र अपविहवन की नियम की पुष्टि 27 संबंधे 9 संबंधे 9 संबंधे 9 संबंधे 3 संबंधे 3 संबंधे 1, तो ये जो पौधे बनते हैं यानी पहला बनेगा तो 27 बनेंगे, फिर 9 9 3 3 3 और 1, यहाँ एक 3 और रहेगा। तीन संबंधे 1 के अनुपात में बन जाते हैं। तो इस तरह से जो है आपका बहुसंकर क्रॉस यानी बहुगुण जो है संपन्न हुआ। अब इसके बाद मेंडल के वंशागति का नियम, जो 3 नियम है, प्रभाविता और अप्रभाविता, पृथक्करण या विसंयोजन और स्वतंत्र अपविहवन। स्वतंत्र अपविहवन के बारे में तो दोनों से आपको प्रैक्टिकली बता दिया गया, प्रभाविता का नियम भी आपको लगभग बता दिए। अब अप्रभाविता यानी बस प्रभाविता और अप्रभाविता को जनरल रूप में बता दे रहे हैं कि प्रभाविता का नियम उसे कहते हैं कि जब भी कोई चीज दो जैसे क्रॉस कराएंगे, अगर लंबा पौधा बौने पौधे से मेंडल ने क्रॉस कराए तो अगर ये जो पौधा अगली पीढ़ी में, जैसे आपने देखा कि 4 पौधे हुए, चारों लंबे हो गए, तो यह लंबा जो है प्रभाविता का नियम का पालन करता है और छोटा वाला अप्रभाविता का नियम का पालन करता है। पृथक्करण का मतलब जो दूसरे स्टेप में जाता है, पृथक माने अलग होता है, अलग जो उसका लक्षण आता है वो पृथक्करण का नियम होता है। और स्वतंत्र अपविहवन का नियम तो आप दोनों से ही जान चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं मेंडल की वंशागति का नियम। मेंडल के वंशागति का नियम, इनके 3 नियम है, प्रभाविता, अप्रभाविता
पहला है प्रभाविता एवं अप्रभाविता, पृथक्करण या विसंयोजन और स्वतंत्र अवयवन का नियम। इसको पूरा लिखेंगे, प्रभाविता एवं अप्रभाविता का नियम, पृथक्करण या विसंयोजन का नियम और स्वतंत्र अवयवन का नियम। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये क्लास 10 और 12 यानी कक्षा 10 और 12 के दोनों के बच्चों के लिए पर्याप्त है, क्योंकि पिछली वीडियो में मैं बताया था कि नहीं आनुवंशिकता का जो चैप्टर है, जैव विकास का चैप्टर है कक्षा 10 में, कक्षा 10 के बच्चों को भी वो पढ़ना है और सेम टू सेम ये मेंडल के वंशागति नियम भी क्लास 10 में पढ़ना है। जैसे क्लास 10 में एक संकर भी पढ़ना है, द्विसंकर भी पढ़ना है। सिर्फ बहुसंकर के बारे में अगर आप एक्स्ट्रा जान लेंगे तो आपके लिए अच्छा ही रहेगा, क्योंकि एक साल के बाद आप 11 में जाएंगे तो आपको जानकारी रहेगी तो अच्छी रहेगी। उस वीडियो को भी आप जो है अपना देख लेंगे और इसको क्लास 10 और 12 के दोनों बच्चे अपने कॉलेज के उसको नोटबुक में बना लेंगे। तो मेंडल के वंशागति का नियम के बारे में वही प्रभाविता और प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण और विसंयोजन का नियम, तीसरा स्वतंत्र अवयवन का नियम। अब देखते हैं, यहाँ पहला हमने पॉइंट डाला है तो आप यहाँ पहला पॉइंट डाल करके लिखेंगे प्रभाविता एवं अप्रभाविता का नियम, प्रभाविता और अप्रभाविता का नियम। अब इसके बारे में मैं बताया भी था और कई बार इसको बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ कि मेंडल के अनुसार जीवों के लक्षणों को बीपीआरसी युगलों में बांटा जा सकता है। युगल माने होता है जोड़ी, जोड़ी, युगल मीन्स जोड़ी कहते हैं, मतलब दो जोड़ी कहते हैं इसको, तो में बांटा जा सकता है। प्रत्येक जोड़ी के दोनों लक्षणों के कारकों के साथ साथ होने पर उनमें से केवल एक ही लक्षण जीव में दिखाई देता है। यहाँ मूल चीज यहाँ देखेंगे, केवल यहाँ से यहाँ तक देखेंगे कि जिसमें जो है दो लक्षण हो, लेकिन उसके जब क्रॉस कराने के बाद आने वाले समय में केवल एक लक्षण अगर दिखाई देता है तो उसी को प्रभाविता का नियम कहते हैं। यही जो है प्रभाविता का लक्षण कहलाता है, प्रभाविता का नियम कहलाता है। जैसे आप देख सकते हैं बहुत सारे जानवरों के अंदर देख सकते हैं, जैसे आप भैंस को ले लें। एक भैंस जो होती है, जानकारी के लिए बता दें, भैंस काली होती है और एक भूरी भी होती है, भूरी। तो यदि जैसे अगर देखते हैं कि इसके अंदर अगर भूरी भैंस के बच्चा जो है, अगर ये बच्चा फिर बच्चा देती है, अगर उसका भी रंग अगर भूरा हो जाता है या भूरी हो जाती है तो निश्चित तौर से ये प्रभाविता का नियम फॉलो करता है। तो इसको जो है, इसको ले जाने वाला वो, जैसे उसको उदाहरण में आपको पौधे से बताया था कि एक लंबा पौधा और एक बौना पौधा, दूसरी पीढ़ी में अगर इससे 3 पौधे या 4 पौधे बने, चारों लंबे हो गए, तो यही पौधा जो है प्रभाविता का नियम यानी प्रभावी है, ये प्रभाविता का नियम फॉलो करता है। और ये जो इसका जो जीन था, जीन जो होता है, जीन मतलब डीएनए का एक प्रारूप है, डीएनए का ही, जो कुछ न कुछ लक्षण को आने वाली पीढ़ी में ले जाता है। और इसमें यह प्रभावी हो गया और ये अप्रभावी हो गया। इसको कई बार समझा चुका हूं, तो ये तो एकदम इजी चीज है। जनरल कॉमन रूप से जनरल नॉलेज की तरह आप जान जाए कि जो चीज़ है, जैसे 2 लक्षण अगर एक पौधे में या एक जीव में अगर दोनों के अलग अलग लक्षण दिखाई देते हैं, जिससे माता पिता में उसी तरह से अगर आने वाले उसकी पीढ़ी में, अगर पहली पीढ़ी में या दूसरी पीढ़ी में एक लक्षण ही प्रभावी होता है तो वही प्रभाविता का नियम फॉलो करता है, और जो अप्रभावी होता है वो अप्रभाविता कहलाता है। तो दूसरा, अब देखिए यहाँ यही लक्षण प्रभावी का लक्षण कहलाता है। दूसरा लक्षण जो स्वयं को प्रदर्शित नहीं कर सका, जैसे छोटा जो
पौधा हमने बनाया वो स्वयं को अपनी अगली पीढ़ी में प्रदर्शित नहीं कर पाया, यानी उसके जैसा बौना पौधा नहीं हुआ, इसलिए जो है वो प्रदर्शित नहीं कर सका, वह जो है अप्रभावी लक्षण कहलाता है। लेकिन दूसंकर क्रॉस के अंदर जब दूसरी पीढ़ी में जाएगा तो वो निश्चित तौर से अपने प्रभाव को दिखला देगा। तो ये हुआ आपका पहला नियम, प्रभाविता का नियम। अब दूसरा नियम देखते हैं, पृथक्करण। पृथक्करण या विसंयोजन का नियम। मेंडल साहब कहते हैं कि इस नियम के अनुसार प्रत्येक युगल यानी प्रत्येक जोड़ी के विपरीत लक्षण या कारक जीन युग्मकों के बनते समय एक दूसरे से पृथक होकर, जब युग्मक बनता है, युग्मनज, जाइगोट, ये जो चीजें हैं 10 में आप पढ़े हैं, उसको फिर से रिविज कर लीजिएगा। तो ये जो लक्षण या कारक जो होते हैं युग्मकों के बनते समय एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। अब देखिए यहाँ जब पृथक होते हैं, पृथक मीन्स अलग होते हैं, उसी से यह पृथक्करण नियम बनता है। यानी ये क्या करता है कि जब युग्मक बनते हैं तो वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और युग्मनज में ये लक्षण पुनः, जब युग्मनज बनता है, युग्मक से युग्मनज बनता है, तो जब युग्मनज में ये लक्षण जो होता है पुनः क्या होता है, साथ साथ हो जाता है। यहाँ क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, और यहाँ क्या हो रहा है, साथ साथ हो जाता है, यानी साथ साथ आ जाता है, किंतु ये समाप्त नहीं होते हैं। लेकिन यह क्या करता है कि समाप्त नहीं होता है, यह कारक जो है वो कहीं ना कहीं ऑलरेडी विद्यमान उसमें रहता है, समाप्त नहीं होता है और अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। समाप्त जब नहीं होगा तो अपना अस्तित्व को क्या करेगा, वो बनाए रखेगा। जब भी वो प्रभाविता के नियम का पालन करेगा तो वो हावी हो जाएगा। ठीक, अब तीसरा हम देखते हैं स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। इसको तो कई बार आपको बता भी चुका हूं। इस नियम के अनुसार जब दो जीव दो या दो से अधिक युग्म विकल्पी लक्षणों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं तो उनसे एक लक्षण की वंशागति पर दूसरे लक्षणों की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्यान देंगे यहाँ, एक दूसरे से जब भिन्न होते हैं तो उनसे एक लक्षण की वंशागति पर दूसरे लक्षणों की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रत्येक युगल यानी प्रत्येक जोड़ी के विपीआरसी लक्षणों के जीन, देखिए यहाँ जीन अन्य विपीआरसी लक्षणों से प्रभावित हुए बिना स्वतंत्र रूप से अपव्यवन करते हैं। यानी जिस पर, जैसे अभी आपने द्विसंकर में भी देख लीजिएगा, मैंने बताया है कि ये अपव्यवन की पुष्टि करता है, अपव्यवन के नियम की पुष्टि करता है। तो पहली पीढ़ी में जो था वहाँ वो प्रभाविता का नियम फॉलो किया, उसमें आता भी है कि आपको बताया भी है वीडियो के माध्यम से। और जब दूसरी पीढ़ी में जाता है तो वही उसमें आपने देखा 27, 9, 9, 9, 3, 3, 3, 1, ये स्वतंत्र अपव्यवन का नियम को पुष्टि करता है। तो इस तरह से ये जो है आपका मेंडल के वंशागति नियम के बारे में आपको बताए। और कुछ शब्दावलियां हैं, जैसे जीन है, तो जीन दही कोशिकाओं में स्थित एक जोड़ी कारक जो होती है उसी को मेंडलीय कारकों को जीन कहते हैं। मेंडलीय कारकों को जीन कहते हैं। जीन डीएनए की इकाई है। अभी मैंने आपको बताया कि मेंडलीय कारकों को जीन कहते हैं, यानी मेंडलीय कारकों को जीन कहते हैं। यह
एका की इकाई है। अब इसको मेंडलीय कारक, मतलब मेंडल ने जो कारक बताए उसी को जीन कहते हैं। जो डीएनए, जब डीएनए हमारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है तो यह इसकी वही उसी को कह रहा है कि इसका इकाई इसको मानते हैं मेंडल ने। और इसको जीनोटाइप भी कहते हैं। इसके बहुत सारे तकनीकी शब्दावली है। जो फिनोटाइप है, जो जीवों के परीक्षणीय लक्षण के प्रारूप फिनोटाइप कहलाते हैं। जैसे पौधों का लंबापन, बौनापन, बीज का हरा रंग, ये जो होता है फिनोटाइप होता है। और समयुग्मी, सगयुग्मी जी का मतलब होता है, जैसे आपको देख लें ये समयुग्मजी, इसका समयुग्मजी एक शब्द है। समयुग्मजी शब्द का अर्थ होता है कि यदि किसी जीव की में उपस्थित किसी लक्षण को दो कारक समान हो तो उसे समयुग्मजी कहते हैं। सम यानी दो कारक समान हो, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, ये लंबा और ये बौना, इसे समयुग्मी कहते हैं। एक संकर क्रॉस के बारे में आपको बता ही दिए हैं और उसका अनुपात भी बता दिए हैं कि 3 संबंध 1 होगा मूल रूप से। इसके बाद 1 संबंध 2 संबंध 1 भी आ जाता है। और विषम युग में जिस जीव के अंदर एक लक्षण के कारक अलग अलग पाए जाते हैं, विषम होते हैं, उनको विषम युग्मी कहते हैं। तो इस तरह से मेंडल साहब के कुछ शब्द थे, उनको जानकारी के लिए आपको बता दिए। जीन हो गया, समयुग्मी, विषम युग्मी, एक संकर, द्विसंकर, बहुसंकर, ये सब के सब इनके आनुवंशिकता के नियम को के अंतर्गत ही आते हैं। अगर इनको आपको जानकारी रखना चाहिए। इस तरह से ये आपका मूल चैप्टर जो है मेंडल साहब का समाप्त होता है और आगे जैसे भी होगा आपको और विस्तार रूप से बताया जाएगा। तो पुनः एक बार मैं बता दे रहा हूँ कि क्लास 10 और 12 दोनों क्लास के बच्चे इसको जो है अपना नोटबुक बना लेंगे, क्योंकि आनुवंशिकता दोनों क्लास में है और इन दोनों क्लासों के लिए ये एकदम कंपलसरी है। यह मानकर चले कि बोर्ड के एग्जाम में मेंडल साहब से जरूर कुछ न कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये